मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी कुछ चीजें। उन्हीं चीजों को हम लोग फर्दर आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है नो डाउट अपने आप में अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की हम जो बात करते हैं वो ऑलमोस्ट हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के लिए भी वैलिड है। तो अगर हमें रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन प्रॉपर आ गया तो हम लोग निश्चित रूप से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस को भी अच्छे से कर पाएंगे, या वाइस वर्सा भी है कि अगर हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस आ गया तो हम रेसिस्टेंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो पीछे भी हम लोग इन चीजों को कर चुके हैं और फर्दर हम इन चीजों को रिपीट करने जा रहे हैं एक तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी लगाए थे, व्हाट्सएप पे भी कुछ बच्चों की क्वेरीज आई, तो नो डाउट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सबको कर पाऊँ। और किसी बच्चे ने दोबारा से मुझे कुछ पूछा नहीं, इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया। तो कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी यहाँ लगाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए फील्ड तो ये अनलिमिटेड है, यहाँ क्वेश्चंस की नंबर फिक्स तो है नहीं, फिर भी मेरी कोशिश ये है कि मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ करा दूं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीबीएसई एग्जाम हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है बच्चों। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होगी तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस पे भी आप लोगों को मिलता है। तो अब ये इंडक्टेंस क्या होती है, कैसे होती है, तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट सारे एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं। मुश्किल कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रिपीटेड कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये बात तो पता है आपको कि अगर मैं किसी भी चीज को आसान बनाना चाहता हूं तो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपको आसान लगने लगेंगे। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है उसके एलिमेंट्री क्वेश्चंस आप लोग 10th में करके आए हैं, और जब उन चीजों को वहां एक बार करके आए हैं तो ऑब्वियस है कि फिर मैं नहीं समझता कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है। चलिए लेट अस मूव ऑनवर्ड। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एग्जांपल नंबर 19, ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम। सबसे पहले मेरे को रेसिस्टेंस दे रखा है कि इसका कितना है, 4 ओम है। बैंड इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल, एक सर्कल की फॉर्म में बैंड किया हुआ है। फिगर दे रखी है, अगर वो फिगर ना देता तब तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और बन जाता था, मुझे कुछ और सीखना था, लेकिन अब चूंकि उसने फिगर दे रखी है तो मेरे लिए कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाता है बच्चों। व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एक्रॉस। अब देखिए डायमीटर इसमें है नहीं, लेकिन डायमीटर के एंड्स के एक्रॉस उसने रेसिस्टेंस पूछा है। डायग्राम है तो काफी कुछ क्लियर हो रहा है कि उसने ए और बी के बीच में हम लोगों से रेसिस्टेंस पूछ रखा है। टोटल जो वायर था ये 4 ओम का था बच्चों। इस 4 ओम के वायर को उसने घुमा दिया तो ऑब्वियस है कि हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऊपर है, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस नीचे है। टोटल सर्कमफ्रेंस 4 ओम की थी तो हाफ सर्कमफ्रेंस ऊपर 2 ओम की हो गई, नीचे 2 ओम की हो गई। यहां से जो करंट या चार्ज फ्लो हुआ उसको दो रास्ते मिले, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इसका मतलब इस जंक्शन पर पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरा कहीं ना कहीं लगता है। बस बच्चों क्लू मेरे को मिल गया, अब मैं इजीली इसको कर सकता हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 ओम ऊपर है, 2 ओम नीचे है, दोनों पैरेलल है। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ नीचे दिया हमने, 2 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाया, ऊपर करंट नीचे करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सबको पता है 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये आप प्लेस करते हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हो, तो आई होप सो कि 1/Rp आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/2। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मिल गया 1/Rp इक्वल्स टू 1, या यहां से कह सकते हो Rp इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ओम का साइन लगाना मत भूलना, वरना तो ओम नाराज हो जाएंगे, और ओम नाराज हो जाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, बाकी तो सब आसान था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सारा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एग्जांपल नंबर 20 के नाम से है। यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ा आसान सा है, बढ़िया आसान है। अगेन हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन में किया था बच्चों। ये मिक्स्ड ग्रुपिंग है,
इस ग्रुपिंग में पैरेलल भी मिलेगा, सीरीज भी मिलेगा। तो मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है, ये बात अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मेरे को कोई भी बैटरी दे रखी है या सेल दे रखा है, 60 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। पॉजिटिव प्लेट ऊपर है तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी। अगर वो देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता तो मुझे अपनी तरफ से लगा लेना चाहिए। पहला रेसिस्टेंस R1 है जो 18 ओम का है, ये मेंशन कर रखा है। करंट हमारी यहां से गई, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंची तो करंट बाइफरकेट हो गई। ऑब्वियसली ऊपर की तरफ करंट गई, इसको मैं नाम दे देता हूं I3, और जो नीचे की तरफ करंट आई इसको दे देता हूं मैं I2, बिकॉज ऑफ यहाँ पे रेसिस्टेंस 2 है, यहाँ पे रेसिस्टेंस 3 है। तो देखो बच्चों, जब हम लोग नेमिंग करते हैं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे डॉक्टर वशिष्ठ, नो डाउट क्या होगा, इनके घर में जो इनका सरनेम होगा या व्हाटएवर सो, कहीं ना कहीं वशिष्ठ से जुड़ा हुआ होगा। किसी ने नाम लिखा क्या प्रमोद सिंह, इसका मतलब सिंह जो है कहीं ना कहीं कॉमन किया हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं यहां रेसिस्टेंस 3 मेंशन कर रहा हूं बच्चों, तो मुझे करंट भी 3 ही मेंशन कर देनी चाहिए। आसान रहता है रिजेंबल करने में, दिमाग के अंदर चीजों को कोरिलेट करने में। तो नाम देते समय उल्टे सीधे नाम ना दें, आप एनालॉगस नाम दें, कंपैरेटिवली आसान होगा। चलिए, तो यहां से ये बाइफरकेशन हो रहा है। जो करंट I3 मेरी यहां पे फ्लो हो रही थी, वही I3 यहां पे फ्लो हो रही है, वही I3 यहां पे फ्लो हो रही है, वही I3 यहां पे फ्लो हो रही है। और इस जगह पे आकर के जो ऊपर से आने वाली करंट I2 थी और नीचे से आने वाली करंट I3 थी, दोनों रिजेंबल होकर के मिल करके फिर पहुंच जाती है। तो यहां से जो करंट मैंने लेट की थी I, वही करंट मेरी I हो जाती है। तो इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये काम जो है वो सेकंड्स का है, मतलब मेरे को बोलने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये काम जो है वो सिर्फ सेकंड्स का है। मेरे को फटाफट ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब सर्किट को सॉल्व कैसे करना है, कहां से सॉल्व करना है। देखो बच्चों, जब भी हमारे पास ये मिक्स ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग करते क्या है, हम लोग सेल से शुरुआत करते हैं, करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं, ये देखते हैं कि कहां जाकर के करंट हमारी डाइवर्स हो रही है, फैल रही है, डाइवर्जन हो रहा है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कैपेसिटेंस में बताया था, बिल्कुल सेम थिंग हमें ये देखना है यहां से चलने के बाद, यानी सोर्स से चलने के बाद, कि फर्स्ट टाइम करंट मेरी डाइवर्स कहां हुई, सचेत हो जाना है। फिर मुझे ये देखना है कि लास्ट टाइम करंट मेरी डाइवर्स कहां हुई। मेरे को सर्किट सॉल्व करना है उन पॉइंट्स के बीच में जहां लास्ट टाइम डाइवर्ज हुई है और लास्ट टाइम डाइवर्ज के बाद फर्स्ट टाइम कन्वर्ज हुई है। तो ऑब्वियसली इसको पॉइंट ए मैं कह दूं, इसको पॉइंट बी कह दूं बच्चों। तो ए पे लास्ट टाइम डाइवर्जन है इस सर्किट में, और बी पे फर्स्ट टाइम कन्वर्जन है। बस मुझे क्लू मिल गया। अब मुझे सबसे पहले ये वाला सर्किट जो ए और बी के बीच का है, इसको सॉल्व करना है। इसमें 2 ब्रांच हैं। ऊपर वाली ब्रांच जिसमें करंट I3 फ्लो कर रखी है, वो सेम करंट मेरी R3 और R4 में फ्लो होती है। इसका मतलब मेरे को R3 और R4 को सीरीज कॉम्बिनेशन में लेना होगा बच्चों। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा तो मैं इसको एक नया नाम दे दूंगा। सपोज मैंने R' नाम दे दिया। अब ये जो R' होगा ये काम करेगा R3 और R4 के बराबर। अब इस R' को निश्चित रूप से मुझे R2 के साथ में पैरेलल कंबाइन करना होगा। क्यों पैरेलल कंबाइन करना होगा? क्योंकि इस पॉइंट ए पे करंट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो बच्चों पहले मैं R' निकालूंगा। R' मेरा निकल के आएगा सीधा सीधा R3 प्लस R4। अब जब R' आ गया तो R2 के साथ इसको पैरेलल करूंगा। मैं इसे 1/RP कहता हूं, तो दैट इज 1/R' प्लस 1/R2। बच्चों ये जो RP मेरे पास आएगा 1/RP नहीं, ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को लगाते समय ज्यादातर बच्चे गलती कहां करते हैं, वो 1/RP की वैल्यू निकालते हैं और उसी को लिख के आ जाते हैं। नहीं भैया, मुझे RP चाहिए। RP चाहिए तो मुझे फाइनली इसको जाकर के रेसिप्रोकल करना होगा। या कुछ बच्चे जो होशियार होते हैं वो क्या करते हैं, 2 रेसिस्टेंस के लिए सीधा सीधा इसको ऐसे याद रखते हैं, R1 R2 और R1 प्लस R2, इस तरीके से RP की वैल्यू डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आपका मैथमेटिक्स है, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहते हैं करिए। खैर, तो अब जब मेरे पास ये RP आ गया तो बच्चों ये पूरा सर्किट मेरा सॉल्व हो गया और इस सर्किट में इसकी जगह पे आ गया RP। अब ये RP जो होगा उसके अंदर वही करंट फ्लो करेगी जो R1 के लिए फ्लो हो रही है। अल्टीमेटली मेरे को R1 को और RP को दोनों को सीरीज में कंबाइन करना होगा, और जैसे ही मैं सीरीज में कंबाइन करूंगा मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बच्चों यहां तक मेरा आधा काम हुआ है।
लेकिन ये आधा काम सबसे पहले का है। अगर ये गलत हो गया तो आगे का आंसर मेरा सही आ ही नहीं सकता, इसलिए बिल्कुल प्रिकॉशन रखनी है, हर एक पॉइंट पे संभल के चलना है, सारी चीजों को सही से करके चलना है। बिल्कुल ऐसे मान सकते हैं कि सपोज मैंने अपना मकान बनाया और मकान में जो नींव होती है, जहां से मैं शुरुआत करता हूं, जिसे मैं प्लिंथ कह सकता हूं, जिसे मैं बेस कह सकता हूं, वो अगर मैंने कमजोर छोड़ दिया तो मैं उसके ऊपर उसमें कितनी भी अच्छी टाइल लगा लूं, कितना भी अच्छा फ्लोरिंग कर लूं, कुछ भी कर लूं, सब बेकार है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये बेस का काम आपका गलत हुआ, यहां पे आपने सीरीज ऑफ पैरेलल को ध्यान से नहीं देखा, आपने एग्जैक्ट रेसिस्टेंस नहीं निकाला हर ब्रांच का, तो आगे जो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हैं वो सब बेकार हो जाएगा, कोई फायदा उसका नहीं होगा। तो आई होप सो ये मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। अब इस मेथोडोलॉजी को मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे क्वेश्चन को बढ़ाता हूं कि फर्दर मुझे क्या काम करना है। देखो बच्चों, मैं यहां देखूं तो बड़ा सिंपल सा, मैंने कहा था इन दोनों को आपने क्या करना है, सीरीज करना है। तो ये सीरीज जो आर डैश था वो मेरे पास निकल के आ गया कितना, 5 और 10 15। नीचे मेरे को सॉल्यूशन दे रखा है, मैं यहां से देख सकता हूं। फिर इसके बाद मैंने इस आर डैश को और इस R2 को कंबाइन किया था पैरेलल में। तो ये जो पूरी ब्रांच थी, इस पूरी ब्रांच का जो रेसिस्टेंस आ गया, जिसको मैंने RP कहा था, वो आ गया मेरा यहाँ पे कितना बच्चों, 6 ओम। तो मैंने यहाँ पे ये 6 ओम लिख दिया। अब ये जो R1 है और ये RP है, इन दोनों को सीरीज में क्लब करता हूं। सपोज मैं इसको R इक्विवेलेंट कहता हूं, तो R इक्विवेलेंट मेरा आ जाता है 18 + 6 यानी 24 ओम। अब बच्चों 24 ओम के बाद मैं यहां से करंट निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे आगे हर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है या व्हाटएवर सो डिफरेंट करंट्स निकालनी है। तो अब वो जो पूछ रहा है मैं उससे भी ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। तो चलिए, ये मेरे पास ऑपरेटिंग पोटेंशियल है 6 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 24 ओम। तो मैं यहां से इजीली क्या निकाल सकता हूं, करंट निकाल सकता हूं जो यहां से चलेगी, इसको मैं I कह रहा हूं। तो I इज इक्वल टू होगा क्या, V/R। तो V है मेरा 60 और R है मेरा 24। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं बच्चों। तो 10 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया और ये 2.5 एम्पियर आ गया। ध्यान रखिए, मैं हूं या आप हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर मैं छोटी सी कैलकुलेशन में भी मिस्टेक करूंगा तो निश्चित सी बात है मेरा आंसर गलत ही आएगा, आपका भी गलत आएगा। तो ध्यान रखना है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं उस समय भी आपको अपना पूरा अटेंटिव रहना है कि कभी मैंने गलती तो नहीं की है। मेरी गलती, आपकी गलती, आपकी गलती, मैं मार्क्स काट दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, लेकिन आप मेरे मार्क्स नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले कह रहा हूं कि आप विजिलेंट रहेंगे, कैलकुलेशन में अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो आप तुरंत बताएंगे। चलिए, तो 2.5 एम्पियर करंट मेरी यहां पे आ गई बच्चों। अब 2.5 एम्पियर यहां पे आ गई, तो देखो इसके थ्रू भी 2.5 ही मेरी फ्लो करेगी। तो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकता हूं। कैसे? अगेन मैं यहां पे फॉर्मूला डालता हूं, V = IR। तो V मुझे निकालना था बच्चों, I है मेरे पास में 2.5 और मल्टीप्लाइड बाई R है मेरा 18। तो 18 दूनी 36, 36 और 9 45। इसके अक्रॉस 45 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जी। सिंपल, 60 यहां से चला था एक तरीके से, 45 ड्रॉप हो गया, तो यहां पे बच गया 15 वोल्ट। क्या बच गया बच्चों? 15 वोल्ट। ये मेरा नेगेटिव प्लेट है, ये मानते हुए कि यहां पे 0 वोल्ट है, ये यहां पे 0 वोल्ट आ गया। तो देखो ये जो R2 है, इस R2 के अक्रॉस 15 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो मैं यहां से जिस करंट को मैंने I2 कहा था निकाल सकता हूं। क्या वही फॉर्मूला है? क्या अगेन V/R। तो V कितना आया साहब मेरा? 15 वोल्ट आ गया और R कितना है? ये 10 है। तो 1.5 एम्पियर की करंट मेरी यहां पे आ गई। ठीक है, एक ही चीज को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप कोई दूसरा तरीका अडॉप्ट करें, लेकिन आंसर सेम आएगा, ये पक्का है। आंसर कभी गलत नहीं हो सकता, बशर्ते हमने प्रोसीजर एज वेल एज कैलकुलेशन ठीक की है। चलिए, तो देखिए यहां मेरा जो I2 करंट था वो भी आ गया 1.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर यहां से आया था, 1.5 एम्पियर नीचे चला गया। इसका मतलब इस वाली ब्रांच में 1 एम्पियर का है, सीधी सी बात है, जंक्शन रूल लगाया मैंने। ठीक है भाई, 2.5 यहां तक आया, 1.5 नीचे चला गया, तो 1 एम्पियर यहां बचा। अब 1 एम्पियर जो था वो इसके साथ में एक्ट करेगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकता हूं मैं, पोटेंशियल अक्रॉस 3। तो V3 दैट इज इक्वल टू अगेन फॉर्मूला I3 मल्टीप्लाइड बाई R3।
तो यहां पे हो गया बच्चों I3 1 है मेरा, 1 एम्पियर है, और R3 है 5 ओम, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया कितना बच्चों 5 वोल्ट। देखो यहां पे मेरा 15 था, क्या था यहां पे बच्चों 15 था, 15 में से 5 वोल्ट इसके अक्रॉस खत्म हो गया, 5 वोल्ट यहां खत्म हो गया, तो अब यहां पे बचा 10। अब देखो बच्चों यहां 10 है और नीचे ये कंडक्टिंग वायर है, यहां पे 0 है, इसके अक्रॉस कितना आया 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बच्चों। कितना आ गया 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करता हूं तो बड़ा आसान सा काम है। करंट मेरी इस ब्रांच में 1 एम्पियर की आ रही थी, मैंने अभी कंप्यूट किया था, 1 एम्पियर को मैंने R4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 वोल्ट। मैंने पहले तरीके से निकाला तब भी 10 वोल्ट आ रहा था, दूसरे तरीके से निकाला तब भी 10 वोल्ट आ रहा था। बस मुझे पता लग गया, हर पॉइंट पर पोटेंशियल भी पता लग गया, हर किसी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी पता लग गया, हर ब्रांच में करंट पता लग गई। इससे ज्यादा वो कुछ पूछ ही नहीं सकता। लेकिन इसका की कॉन्सेप्ट क्या था, सबसे पहले था बच्चों कि आप जो है इसका क्या निकाल पाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में गलती हो गई, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो गई, सब कुछ गलती हो गई। मैं नहीं कह रहा कि आप 100 क्वेश्चन कीजिए, मैं कह रहा हूं आप 2 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन 2 क्वेश्चन बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। अगर आपने एक भी स्टेप, एक भी पॉइंट रोट मेमोरी के बेसिस पर कर दिया, मामला वही गड़बड़, अगला क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, ये पक्की बात है। फिजिक्स में हर क्वेश्चन के अंदर कुछ न कुछ नया मिलता है हमें। तो रोट मेमोरी बिल्कुल नहीं जाना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देखना है। मैं ये सब हटा रहा हूं। अब जैसे जैसे मैंने बताया, वीडियो को आप कितने बार भी रिपीट कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, कैसे पढ़ा, और आप अपने आप से इसको सॉल्व करेंगे बिना सॉल्यूशन देखे हुए। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। यहाँ सारी की सारी कैलकुलेशन जो भी था 2.5 एम्पीयर की टोटल करंट थी, इसके बाद इसके अक्रॉस 45 का था, यहीं तक उसने पूछा था, यही समझ कर दिया क्वेश्चन। लेकिन हमने जो किया बच्चों वो निश्चित रूप से इसको आगे भी बढ़ाया और हर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल आपको लेके बताया। तो बच्चों मैंने कहा एक क्वेश्चन करो, तरीके से करो, उसमें गड़बड़ सड़बड़ मत करो। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा बच्चों। नेक्स्ट जो है अगेन मेरा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं यहां थोड़ी जगह भी बना देता हूं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट भी क्या है, कैसे है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसमें डायग्राम नहीं है, तो निश्चित रूप से अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास कुछ थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मुझे कुछ न कुछ समझने के लिए और भी ज्यादा दिमाग लगाना होता है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है व्हेन ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू ए रेजिस्टेंस इन सीरीज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द सीरीज अरेंजमेंट इज 12.5। यहां पे ये पोटेंशियल दे रखा है, यहां पे ये करंट दे रखी है और सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है। उसने ये नहीं कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने रेजिस्टेंस है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं क्वेश्चन को। When the current of the this pass through 2 resistance, yes, मैं पहले इसको स्किप कर रहा था, आप भी ध्यान रखिए, आपको स्किप नहीं करना है। 2 रेजिस्टेंस है, तो आपको सबसे पहले अपनी तरफ से R1 और R2 2 रेजिस्टेंस ऐड करने हैं। अपने दिमाग में डायग्राम बनाना है। सीबीएसई के लिए आप लोग ये डायग्राम कॉपी पे भी बना सकते हैं। R1 R2 दोनों सीरीज में है, करंट को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता मिल रहा है। इसमें से जो करंट फ्लो कराई है बच्चों, वो कराई है हमारी 0.5 एम्पियर की, और आगे वो कहता है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच, सपोज मैं इसको A कह दूं और इसको B कह दूं, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है बच्चों 12.5 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन कनेक्टिंग देम का मतलब वही रेजिस्टेंसेस हैं, अब उनको कैसे कनेक्ट किया, उसने पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है, एंड पासिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो अब इन्हीं रेजिस्टेंसेस को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूं बच्चों, जिसको करंट को फ्लो होने के लिए 2 रास्ते मिल जाए। ये मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब ये मेरा पॉइंट C आ गया और ये वाला पॉइंट सपोज D आ गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मेरा R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया। अब इसमें से जो करंट फ्लो कराई है वो कराई है 1.5 एम्पियर। तो यहां से जो करंट है बच्चों वो 1.5 एम्पियर की है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स इज 6 वोल्ट, यानी जो पॉइंट C और पॉइंट D है इसके वोल्ट बीच में 6 वोल्ट का क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब मेरे को पता क्या करना है, कैलकुलेट टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने लेट किए थे R1 R2, इनकी वैल्यूज ही मुझे पता करनी है। तो आई होप सो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं जरा आगे बढ़ता हूं बच्चों। आगे बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
पहला दिमाग तो ये समझ लीजिए कि सीरीज में है तो पहले केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जिसको मैं RS यहां पे मेंशन कर रहा हूं, दैट मस्ट बी R1 प्लस R2 बच्चों। और दूसरे केस में जो आएगा RP, दो रेजिस्टेंस है, तो दो के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 ओवर R1 प्लस R2। तो बच्चों पहले केस का रेजिस्टेंस RS होगा, दूसरे केस का रेजिस्टेंस RP होगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब पहले केस में रेजिस्टेंस RS मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि R1 R2 दोनों मेरी अननोन क्वांटिटी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो डाटा प्रोवाइडेड है क्वेश्चन के ऊपर, उस डाटा से ये वैल्यू निकाल सकता हूं। बच्चों फॉर्मूला वही करामाती है। क्या करामाती फॉर्मूला है मेरा? V इक्वल्स टू IR। जैसे हमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू CV। बच्चों इसके ऊपर बहुत कुछ पूछा जाता है, इसके ऊपर बहुत कुछ पूछा जाता है, डिफरेंट सिचुएशंस में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिस्कस होता है। ऐसे मान लीजिए आलू, पोटैटो। देखो एक आलू बेचारा, उसकी कितनी सारी सब्जियां, हर सब्जी के अंदर लगता है, समोसे के अंदर भी लगता है, कचौड़ी के अंदर भी लगता है, पता नहीं कहां, पिज्जा के अंदर भी लगता है, हर किसी के अंदर लगता है। कुछ लोग तो सांभर बनाने में भी आलू डालने लगे। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? बिल्कुल उसी तरीके से ये है आलू। क्या? V इक्वल्स टू IR। ये है आलू, Q इक्वल्स टू CV। अब इसको डिफरेंट तरीके से यूज करना है। अगर किसी को यूज करना नहीं आया तो समझ लीजिए उसका किचन बेकार हो गया। बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर आपको इसको यूज करना नहीं आया, कब कैसे यूज करना है, तो इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। ये सब पॉसिबल है अगर आप सारी क्लासेस को कंटिन्यूटी में लेते हैं, कोई भी क्लास स्किप नहीं करते, तो आई मे गारंटी इट यू विल गेट मोर देन 65 मार्क्स आउट ऑफ 70। प्रैक्टिकल्स की भी बात अगर हम लोग करें, यू विल गेट more than 90 marks out of 100 in physics, but only and only one condition is there: you must read carefully, you must read in a sequence, you don't skip any class। 3-4 बातों को ध्यान में रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि एक क्लास ये ले ली, दूसरी वो ले ली, चौथी में तो हम थे नहीं, पांचवी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये फिजिक्स है, ये कोई आसान वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है। क्या मिलता है, कैसे मिलता है? यहाँ पहला जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था उसमें 12.5 वोल्ट पोटेंशियल था और करंट थी मेरी कितनी, 0.5 एम्पियर की। तो मैं इसी फॉर्मूले में लगा देता हूँ, V की जगह पे लगा देता हूँ 12.5 और I की जगह पे लगा देता हूँ 0.5 और R मेरे पास है जिसको मैंने RS कहा है। इस तरीके से अगर मैं यहां से RS को सेपरेट करूंगा तो 12.5 ओवर 0.5 आएगा, यानी 25 आ गया जी वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से जरा मैं यहां पे जाऊं, यहां पे देखो बच्चों 1.5 एम्पियर की मेरे पास करंट है और 6 वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल है। अब जो मेरे पास RP है, RP को मैं इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहूंगा तो RP के लिए सेम वैल्यू डालनी है मेरे को। पोटेंशियल डालना है 6 वोल्ट का और करंट डालनी है 1.5 की, ठीक है। तो 6 अपॉन 1.5 तो ये हो गया कितना बच्चों, 4। तो RP मेरा आ गया कितना बच्चों, 4 आ गया। अब मैं समझता हूं आप लोग मैथमेटिक्स में तो महारत हासिल किए हुए हैं, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगर नहीं कर लेते हैं तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो, बहुत सिंपल बात है। फिजिक्स एप्लीकेशन है, मैथ्स रॉ डाटा है। अगर आपको रॉ डाटा नहीं आता, मैथमेटिक्स नहीं आता, कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, कैलकुलेट करने में गलती करते हैं, तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है। फालतू में घर वालों को और अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। बच्चों मैं यहां बात करना चाह रहा था, RS और RP दो चीजें मैंने यहां पे निकाल के दे दी। दो ही वेरिएबल है, R1 और R2, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। आप आराम से इसको फायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। खैर फर्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन की, इसलिए मैं यहां पर ब्रीफ कर देता हूं, बता देता हूं आप लोगों को। आपने दो आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? एक पढ़ी थी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, या इसको कह देगा बच्चा A प्लस B का होल स्क्वायर। दूसरी पढ़ी थी क्या, A माइनस B का होल स्क्वायर, या R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों आइडेंटिटीज के बीच में आपने कोरिलेशन निकाला था A प्लस बी होल स्क्वायर और A माइनस बी होल स्क्वायर के बीच में। तो वहां आपको एक टर्म मिला था 4AB, याद आ गया? तो जो 4AB वाला यानी मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म था वो ये मिल गया, प्लस वाला टर्म आपको ये मिल गया, माइनस वाला टर्म वहां से मिल जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। खैर मैथमेटिक्स का एक्ट है, मैं बहुत ज्यादा टाइम खराब यहाँ पे नहीं करूंगा। आपको नहीं आता तो आप निश्चित रूप से इसका थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे बच्चे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन मैंने यहां दे रखा है, अभी देखते हैं क्या है सॉल्यूशन, कैसे है सॉल्यूशन।
लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखो बच्चों, ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, मैंने पहले यहाँ पे 25 ओम निकाल दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1.5 सॉरी ये 4 ओम निकाल दिया जो अभी निकाला था। अब R1 R2 इक्वल्स टू 4 R1 इंटू R2 इस इक्वेशन से मैंने निकाला है, इस वाली इक्वेशन से। इस तरह से अब जो आइडेंटिटी की बात मैं कर रहा था 9th या 10th में पढ़ के आए हो, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर यानी A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A प्लस B के होल स्क्वायर के माइनस 4 R1 R2। ऊपर से वैल्यूज उठा लो, इसमें डालो और निश्चित रूप से R1 और R2 आप लोगों का 20 और 5 ओम आ गया। आई होप सो, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि आप इसको तरीके से कर लेंगे। दैट इज अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। बच्चों एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और आज की क्लास को हम वहीं पे सम अप कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन करने के बाद में फिर आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कहता है फिर हम लोग एक बार देखें और क्वेश्चन को देखने के बाद करने की कोशिश करें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे। एक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। मुझे तुरंत यहां समझ में आना चाहिए, इसको लिखना है 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और इसको लिखना है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तुरंत मेरे को समझ में आना चाहिए। इसके बाद में विद सिमिलर रॉड एज शोन इन फिगर दे रखी, आसान हो गया। रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन द एंड्स, ठीक है जी। फाइंड रेसिस्टेंस बिटवीन दैम। रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की रेसिस्टिविटी ये है एसआई सिस्टम में, और एल्युमिनियम की रेसिस्टिविटी ये है एसआई सिस्टम में। मेरा काम बन गया। मुझे करना क्या है, यहां से करंट जो फ्लो करेगी उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसका मतलब इसका जो रेसिस्टेंस है आर कॉपर और इसका जो रेसिस्टेंस है आर एल्युमिनियम, ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। इसका मतलब अगर मुझे आर कॉपर और आर एल्युमिनियम दोनों पता लग जाए तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूं। कर देते हैं साहब, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ऐसा मैंने फॉर्मूला पढ़ा था। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल लेंथ है, रो रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी मुझे दे रखी है दोनों की, लेंथ मेरे को दे रखी है दोनों की, एरिया मेरे को दोनों का दे रखा है। तो मुझे बस इसी फॉर्मूले को एक बार कॉपर के लिए यूज करना है, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर ओवर एरिया ऑफ कॉपर। एक बार इसको मेरे को एल्युमिनियम के लिए यूज करना है स्टूडेंट्स, दैट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्युमिनियम। ये मैंने इसलिए लिखा है बच्चों दो जगह अलग अलग, कि अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता, दोनों की लेंथ अलग अलग देता, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग देता, तो आप अलग अलग रेसिस्टेंस इनको कैलकुलेट करते। देन आफ्टर चूंकि पैरेलल है तो बच्चों आप यहां पे लिखोगे 1/RP इक्वल्स टू 1/RC प्लस 1/RA। कोई बच्चा डायरेक्ट भी इसको लिख सकता है, क्या लिख सकता है, कोई बच्चा लिख सकता है इसको RP यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर, रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम ओवर रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लस रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम। बच्चों अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है। मुझे नहीं लगता फिजिक्स का कोई फंडा इसमें बचा है। फिजिक्स का तो अगर ईमानदारी में देखा जाए तो दो ही बातें समझनी थी। पहला, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को लेकर के फॉर्मूला क्या है। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल कि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तीसरा, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। ये तीन बातें अगर मुझे पता है तो ये क्वेश्चन मेरा बड़ी आराम से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। आई होप सो आप इसको कर पाएंगे। एग्जाम में कैसे लिखना है मैंने यहाँ पे आपको इन्हीं नोट्स के अंदर दे रखा है। नो डाउट ये सारे के सारे नोट्स बच्चे अभी हम लोगों ने तैयार किए हैं, ये सोचते हुए कि आपके पास कोई बुक नहीं है, जरूरत भी नहीं है किसी बुक की, सब कुछ हमने इसी के अंदर डाल रखा है। तो आई होप सो आप इनको एंजॉय करेंगे। ये देखिए सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने लिख लिए यहाँ पे। फिर रेसिस्टेंस हमने R1 निकाला यानी पहले मेटल के लिए निकाला कॉपर के लिए, फिर R2 हम लोगों ने एल्युमिनियम के लिए निकाल दिया, दोनों आ गए तो फिर इनको इक्विवेलेंट में हमने फॉर्मूले में डाल दिया। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। आई होप सो आप लोग इसको कर पाएंगे और इसी तरीके से अपने एग्जामिनेशन में लिख के आएंगे बच्चों, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्सिटी नो डाउट थोड़ी सी बढ़ रही है बच्चों। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, ये तो समझ सकते हैं। पहले क्वेश्चन से अगर तीसरे क्वेश्चन को मैं कंपेयर करूं तो दैट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड,
और तीसरे का ब्रैकेट भी चौथे को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा बच्चों। तो देखते हैं जरा क्या है कॉम्प्लेक्सन इसमें। चलिए, कॉम्प्लेक्सन कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है तो हम लोगों को चीजों को थोड़ा सा और केयरफुली देखना होता है। देखिए क्या है कैसे है, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे आप अपना बनाते चले जाइए इसमें कॉन्सेप्ट। जरा देखिए, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, चलो ठीक है, वायर जो है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, लेंथ L, लेंथ उसकी L है, रेसिस्टेंस उसका 16 ओम है, हैज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी आपके पास में जो लेंथ L का वायर था जिसकी रेसिस्टेंस 16 ओम थी, 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। तो भैया 4 इक्वल पार्ट मेरे ऐसे बन गए अलग अलग, चारों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, कितनी, L/4 सबकी, चारों का रेसिस्टेंस 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम। इतना पढ़ के मेरे को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। समझ में आ गई बच्चों? गुड। अब वो आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं। ईच पार्ट इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली टू लेंथ L। ओ जी लो, इस L/4 को हमने पकड़ के खींच दिया बच्चों। और कितना खींचा, कब तक खींचा, ये तब तक खींचा जब तक कि इसकी अगेन लेंथ L ना हो जाए। ऑब्वियस है, जैसे रबर बैंड को आप पकड़ के खींचते हो तो उसकी मोटाई कम हो जाती है, यानी डायमीटर कम हो जाता है, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सामने वाला है वो कम हो जाता है, या उसकी रेडियस कम हो जाती है, बस वॉल्यूम सेम रहेगा। तो बच्चों यही मेथोडोलॉजी आपने यूज करनी है। अगर आपने वायर को स्ट्रेच किया तो वॉल्यूम उसका पहले के बराबर ही रहेगा, लेकिन उसकी रेडियस जो है वो चेंज आ जाएगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? ये बात आपने ध्यान रखनी है। अभी मुझे रेडियस निकालनी नहीं है, मैं पहले अपने फॉर्मूले में जो भी ऑपरेशंस करने हैं उनको कर लूंगा, उसके बाद रेडियस और लेंथ के बीच में जो भी रिलेशनशिप आएगी आई विल यूज। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे तो कम काम करना पड़ेगा, और अगर हम ऐसे ही बिना सोचे समझे काम करेंगे तो काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। सिलेक्शन आईआईटी में उन्हीं बच्चों का होगा जो काम ज्यादा भी करेंगे और स्मार्ट भी करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो खींच के लंबा किया, और लंबा करके उन्होंने क्या किया, कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी सारे वायरों को पकड़ के खींच दिया, लंबा कर दिया, और लंबा करके सबको कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। पैरेलल कनेक्ट कर दिया बच्चों, इसका मतलब जो करंट है वो अब सबके अंदर अलग अलग फ्लो करेगी, सेम होगी बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल वायर्स थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब वो क्या पूछता है, ये है कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस। अब नया रेसिस्टेंस उसने पूछा है हमसे कॉम्बिनेशन का। एज्यूम दैट स्ट्रेचिंग ऑफ वायर डज नॉट कॉज एनी चेंज इन देयर डेंसिटी। हाँ देखो, ये जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पहुंचते हैं बच्चे हम लोग तो डेंसिटी में चेंज आ जाता है। जब डेंसिटी में चेंज आ जाएगा तो नो डाउट क्वेश्चन मेरा चेंज हो जाएगा, लेकिन वो आपके लेवल की बात नहीं है, वो थोड़ा सा आगे की बात है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो बच्चों देखो, अब कुछ चीजें मेरे को यहाँ पे आपको और शेयर करनी है। क्वेश्चन तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और करेंगे। अगर नहीं है तो ये आप लोगों के पास में यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इंडिविजुअली व्हाट्सएप करके कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हैं। अगर यहाँ तक भी समझ में नहीं आया तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब इसमें स्ट्रेच करने पे क्या होगा, कैसे होगा, ये जरा कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा बच्चे। तो ये मैंने थोड़ी सी खाली जगह बना ली, और अब इस खाली जगह का हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझिए। मान लीजिए आपके पास में L लेंथ का ये एक वायर था, अब इसको आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो L/4 लेंथ का वायर आ गया। इनिशियली इसका रेडियस जो था वो कितना था, R था। मैं इसको बच्चे कैपिटल R ले लेता हूं जिससे कि आसानी रहे, ठीक है। तो पहले जो लंबे वाला वायर था, इसका वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूं सिलेंड्रिकल मानते हुए, और होता भी सिलेंड्रिकल ही है। तो सिलेंड्रिकल का हो गया कितना, कोई बताएगा मुझे, पाई R स्क्वायर H की जगह पे L। तो ये पहला केस आ गया। अब दूसरे केस की मैं बात करता हूं। तो बच्चों दूसरे केस का जो मेरे पास वॉल्यूम आएगा, वो वॉल्यूम मैं लिखूंगा पाई R स्क्वायर L/4, बिकॉज ऑफ अभी मैंने सिर्फ इसको काटा है, खींचा नहीं है।
अब ये जो वॉल्यूम है L/4 वाला, इसको मैंने पतला करके और फिर दोबारा से L में कन्वर्ट कर दिया, लेंथ के बराबर कर दिया। तो अब ये जो नए वाला है इसका रेडियस मेरा चेंज हो जाएगा, स्मॉल r हो गया। इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर अगेन L। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ये जो मेरे पास वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम के बराबर होगा। आई में सिंपली प्लेस हियर पाई कैपिटल R स्क्वायर L/4 इक्वल्स टू व्हाट, पाई स्मॉल r L। L से L बच्चों कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और आई होप सो R स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर ये बच गया। स्क्वायर रूट में अगर करूंगा तो मेरे पास रेडियस का रिलेशन ये आ जाएगा R/2। ध्यान रहे ये रेडियस है, या रेसिस्टेंस का अभी कोई फंडा हम लोगों ने नहीं लिया है बच्चों, ये रेडियस का फंडा निकाल के हम लोगों ने रखा है। चलिए अब जरा मैं बात करता हूं किसके बारे में, इनकी रेसिस्टेंस के बारे में। तो सिंपली आई वुड लाइक टू चेंज माय पेन जिससे कि आपको डिस्क्रिमिनेट करने में आसानी रहे। चलिए पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था इसका रेसिस्टेंस था 16 ओम अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। दूसरे वाले का हो गया कितना, 4 ओम। ठीक है, स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन है बच्चों, अगर हॉट्स में आता है 3 मार्क्स में तो आपके सीबीएसई में आएगा, नॉर्मल कंडीशंस में क्वेश्चन नहीं आएगा। आईआईटी के लिए बिल्कुल आसान वाला लोअर लेवल वाला क्वेश्चन है, दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन सेम है। चलिए तो अभी अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये हो गया मेरे पास 4 ओम। ठीक है बच्चे, अब जरा देखिए ये 4 ओम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास बराबर हो जाएगा रो L। L कितना है मेरा, L/4 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा मेरा पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये मेरे पास ये जो बिना स्ट्रेच किए हुए लेंथ था इसका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब इसका रेसिस्टेंस मुझे निकालना है तो मैं इसको लिख देता हूं, क्या कुछ नया मान लेता हूं, रेसिस्टेंस को क्या नाम दूं, क्योंकि कैपिटल R तो मैंने वहां पे ले लिया, स्मॉल r भी ले लिया। चलो मैं रेसिस्टेंस पूरा लिख देता हूं बच्चों। रेसिस्टेंस कौन सा, नए वाला, इसका खींचने के बाद ये हो जाएगा मेरे पास रो। रेसिस्टिविटी में कोई अंतर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ वही मैटर है, लेंथ L के बराबर हो गई, और अब एरिया जो हो गया वो पाई स्मॉल r होल स्क्वायर इसके बराबर। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? दोनों के बीच में अगर आपने रेशियो निकालना है या रिलेशन निकालना है तो आप सिंपल सा इसको डिवाइड कर दीजिए। रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, L से बच्चे L कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। आप इसे लिखोगे 4 अपॉन नया रेसिस्टेंस जो आपको निकालना था इक्वल्स टू, ऊपर बचा मेरे पास में क्या 1/4 कैपिटल R स्क्वायर, और नीचे बचा मेरे पास में बच्चों क्या 1 स्मॉल r स्क्वायर जो कि ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से मेरे को एक बढ़िया सा रिलेशन मिल गया बच्चों। तो एक वायर का रेसिस्टेंस खींचने के बाद मेरे पास मिल गया 4 रेसिस्टेंस नए वाला स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। इनके बीच में रिलेशनशिप ये दे रखी है मैंने, उस रिलेशनशिप को डालो, और जो खींचने के बाद में नया तार मेरा पतले वाला बना है उसका रेसिस्टेंस ये वाला आपको निकल के आ गया। अब कुछ नहीं करना, इन चारों रेसिस्टेंस को क्या करना है आपने बच्चों, पैरेलल में लगाना है। तो एक का निकाल लिया, चारों आइडेंटिकल है, तो क्या करोगे 1/Rp इक्वल्स टू 1/R रेसिस्टेंस, 1/R रेसिस्टेंस, 1/R रेसिस्टेंस, 1/R रेसिस्टेंस। कौन सा, नए वाला जो आपने कैलकुलेट किया, या सीधे सीधे आप कह सकते हो दैट इज नए वाला रेसिस्टेंस R रेसिस्टेंस ओवर 4, क्योंकि आप इसको 4 बार क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो दैट विल बी फिलॉसफी स्टूडेंट्स, बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, कहीं कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस अब थोड़ा सा ध्यान है। अब देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब समझ में आ गया ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन इससे भी थोड़ा बड़ा काम है बच्चों। क्या बड़ा काम है कि आप इसको एग्जाम में बखूबी लिख के आओ तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आपके समझ में आने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल वाइवा थोड़ी ना हो रहा है जो वाइवा में आप टीचर को समझा दोगे। आपको तो कॉपी के ऊपर प्रॉपर लिखना होगा जिससे कि आपको मार्क्स मिल सके। तो किस तरह से लिखना होगा ये बात मैंने यहां नोट्स में आपको दे रखी है। अगेन यू हैव टू observe the things and you have to develop a skill how to put our answer in answer sheet।
चलिए, तो बच्चे ये देखिए, सबसे पहले लेंथ को मैंने 1/4 किया तो रेसिस्टेंस भी मेरा 1/4 हो गया। अब नए वाले की वॉल्यूम को लेकर के मैंने बात की, तो वॉल्यूम का कांसेप्ट मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। और फिर एक पतले वाले वायर का रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पर निकालने की कोशिश की है, बिल्कुल वही चीजें सब लगा करके बच्चे, ये डायरेक्ट रिलेशन यूज कर लिया है, तो डायरेक्ट रिलेशन आप लोग भी यूज कर सकते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो दैट इज द कांसेप्ट। तो बच्चों एक क्वेश्चन छोटा सा मैं और डिस्कस कर देता हूं, पूरा तो नहीं करूंगा, डिस्कस करूंगा बस आपके साथ में। हर क्वेश्चन के अंदर एक नई बात होगी, बिल्कुल क्वेश्चंस के अंदर कोई एनालॉगस और सिमिलरिटी ढूंढने की तो कोशिश ही मत करना, ये फिजिक्स है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन लिया और वैसे ही आप वैल्यू चेंज करते गए और आंसर निकलते चले गए, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ हर क्वेश्चन में एक नई बात होगी, इसलिए आपको क्वेश्चन मुश्किल भी लग सकते हैं, लेकिन सीखने का एक ही तरीका होता है हमारे पास में, क्या, बस चलते जाइए, इन नोट्स को बेस कर लीजिए और बेस करके आप लोग देख लीजिए। चलिए देखो बच्चों, इस केस में यहां पे कैपेसिटर लगा है और ये बैटरी लगी है डीसी, ठीक है। तो डीसी के केस में कैपेसिटर्स का हाल क्या होता है कि जब ये फुल चार्ज हो जाते हैं, और कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻6 सेकंड का टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता बच्चों। तो जैसे ही ये फुल चार्ज होते हैं, नो डाउट फिर यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, यानी यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं करती। तो आप इस सर्किट को शॉर्ट कर सकते हैं स्टडी स्टेट के लिए, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, और हर केस में कैपेसिटर चार्ज ही आपने लेना होगा। इस तरीके से ये आपका सर्किट जो है वो बच्चों सॉल्व हो गया। ये कौन सा था, 3 ओम था, और ये मेरा पॉइंट सी था, और ये 3 ओम था, और ये इसको मिला दिया, ये पॉइंट बी था, और यहां पे एक रेसिस्टेंस और था, ये भी 3 ओम था, और ये ए था। कहने का मतलब ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को आप कहीं भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये इसमें क्लू था। मैं ब्रीफिंग करता हूं कैसे सॉल्व करना है सर्किट को। अब इस सर्किट में देखो, यहां से करंट चलेगी, 2 रास्ते मिल गए, इसका मतलब यहां पे डाइवर्जन हो रहा है, तो ये और ये ब्रांच दोनों पैरेलल होंगी। अब इन दोनों को पैरेलल करने से पहले मुझे पहले इस ब्रांच को देखना होगा, इसमें सेम करंट फ्लो हो रही है। तो देखो बच्चों, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस दोनों सीरीज होंगे, इन दोनों को सीरीज लगा करके फिर इसके साथ पैरेलल लगाऊंगा, ये पूरा मेरे पास एक आ गया। अब ये एक जो है इसके साथ में सीरीज में लगा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया। बाकी की बात है सॉल्यूशन में आप लोग देखेंगे, और बिल्कुल रिजेंबल करता है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था आज की क्लास में उससे। तो आप हर पॉइंट पर करंट निकाल सकते हैं, हर पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप सो यू मे डू इट। आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, और नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे या इंडिविजुअली आप डिस्कस कर लेंगे। दैट इज द कांसेप्ट। यहां मैंने सॉल्यूशन में आपको दे रखा है बच्चों। यहां अगर मैं देखूं तो पहले इन दोनों को उसने सीरीज में लगाया तो 3 3 6 हो गया। यहां ऊपर कहीं दे रखा होगा, इसने नहीं दे रखा, तो जस्ट मैं देखता हूं कहां पे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज। अच्छा, इसने यहां ऊपर सॉल्व करके भी दिखा रखा, ये और ये 6 हो गया। इस 6 को इस 3 के साथ में कंबाइन करके ये जो मैं आपको एनसर्किल कर रहा हूं, इतने का रेजिस्टेंस उसने पैरेलल ये वाला निकाला है, दैट इज 5 ओम। इस 5 ओम को, ये वाला जो 5 ओम है, इस 5 ओम को इस 3 ओम के साथ में, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इस 3 ओम के साथ में लगाया, तो ये मेरे पास में आ गया कितना। अच्छा, ये 3 ओम जोड़ रखा है, सॉरी, ये देखिए इतना जो है ये तो निकाल रखा है इस ऊपर वाले सर्किट का, फिर इसमें 3 ओम ये वाला जोड़ रखा है, ये वाला, तो एक ही स्टेप में सारा रेजिस्टेंस निकाल दिया 5 ओम। अब 5 ओम 15 वोल्ट की बैटरी के साथ में होगा, तो यहां पे आ जाएगा मेरा 3 एम्पीयर की करंट। इस 3 एम्पीयर की करंट को यहां और ऊपर आपने बाइफरकेट करना है। ऊपर रेजिस्टेंस ब्रांच में है 6 ओम और नीचे है मेरा 3 ओम, तो रेसिप्रोकल रेशियो में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उस करंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। उस करंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे I1 से, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। I1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों का सम जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। तो आई होप सो ये मेथोडोलॉजी क्लियर हो गई होगी। स्पीड फास्ट लगने का मतलब ही नहीं है बच्चों। तो मैं समझता हूं आप आज की क्लास में यही जो 4 5 6 न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हीं न्यूमेरिकल्स को बार-बार लगा के देखेंगे। जब तक आपको क्लियर नहीं होते तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। थैंक यू, बी सेफ, कीप सेफ। आगे की बातें करेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्लास में बड़ा मजेदार सा ही कॉन्सेप्ट हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बच्चों मिलने वाला है।